चलिए आज समझते हैं जन्म के बारे में। हम पिछले क्या करते हैं, पिछले के एक वीडियो और क्या जन्म के बारे में हम बताए थे। उसमें बताए थे जन्म किसे कहेंगे, लैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म क्या होता है, इसके बारे में हम समझाए थे। थोड़ा सा हम रिमाइंड करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। जन्म क्या बोले थे, जन्म वह प्रक्रिया जो अपने जैसा क्या करता है, संतानों का उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या कहा था, जन्म कहा जाता है। बताए थे जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जन्म और लैंगिक जनन एक और लैंगिक जनन। ये भी बताए थे कि लैंगिक जनन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और लैंगिक जनन थोड़ा सा फास्ट होता है ना। ये भी बताए थे कि लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन और लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होना कोई जरूरी नहीं है। चलिए इस सबका क्या करते, पीछे हम बता चुके हैं। चलिए आगे यहाँ समझते हैं। कहता है लैंगिक जनन, कहता है कि वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता हो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जहां तक बात किया जाए पुरुष जननांग में, अगर पुरुष में जनन की क्षमता 14 वर्ष की क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अगर महिला की बात किया जाए तो कितना 12 वर्ष की अवस्था से क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाती है। 14 वर्ष की अवस्था से पुरुष में क्या था, जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद क्या था, कैसे हम समझेंगे कि जब 14 वर्ष जानते हैं कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर किशोरावस्था को पहचान करना है तो अगर पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुषों में क्या आता है, दाढ़ी को आ जाना, शरीर में उभार हो जाना, आवाज में क्या हो जाना, भारीपन हो जाना, मोछ आने लगना, ये सब क्या है, पुरुषों की पहचान है। अगर बात किया जाए फीमेल में तो अगर फीमेल में क्या पहचान है किशोरावस्था का, फीमेल में शरीर में उसमें भी क्या आता है, उभार होने लगता है। इसके बाद उसके शरीर में उसके आवाज में क्या था, पतलापन हो जाना। इसके बाद चेस्ट उसमें क्या था, उभार होने लगता है। ये क्या था, फीमेल का था, इसे बोलेंगे। इस अवस्था की बात किया जाए तो इसी अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। यही लिखे हैं नर युग्मक में कौन कौन भाग लेगा, तो शुक्राणु, इसके बाद शुक्राणु को स्पर्म भी बोला जाता है। इसके बाद जहां तक मादा युग्मक का अगर बात किया जाए तो अंडाणु या ओवम भाग लेते हैं। क्या बोले, अगर नर युग्मक तो शुक्राणु और मादा अगर बात करेंगे तो अंडाणु भाग लेते हैं। अब देखिए नर युग्मक किस क्या निकला, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलती है, क्या बोले, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलती है तो जिसको बोलते हैं जायगोट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो जायगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जब वही युग्मनज जब आगे चलती है तो वही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण करती है, और वही भ्रूण जाके क्या होता है, एक बेबी का निर्माण होता है। यानी कि सिंपल सी बात हुआ, बेबी के निर्माण होने के लिए नर से क्या होना चाहिए, स्पर्म, और फीमेल से क्या होना चाहिए, ओवम, यानी कि अंडाणु होना बहुत जरूरी है। जब दोनों आपस में मिलती है तो जायगोट का निर्माण हो जाता है, और वही जायगोट तो थोड़ा सा आगे बढ़ाती है तो भ्रूण। लेकिन अब यह प्रश्न बनता है कि भ्रूण किसे कहेंगे, जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में रहती है, क्या बोले, जब तक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहती है तो उस अवस्था में पूरी अवस्था को हम भ्रूण कहा जाता है। क्या बोले, कि जब तक यानी कि पृथ्वी पर नया आएंगे, शरीर से अगर बाहर नहीं निकला है तब तक उस अवस्था को हम भ्रूण कहेंगे। चलिए आगे कहता है कि एक लिंग, लिंग किसे कहेंगे, लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब हुआ जिसमें एक लिंग का होगा, यानी कि मेल होगा तो मेल का अगर गुण होगा, अगर फीमेल का होगा तो फीमेल का गुण होगा, तो उसे बोलेंगे एक लिंगी। अगर द्विलिंगी मतलब हुआ कि दोनों का गुण पाया जाए, मेल और फीमेल का अगर दोनों का गुण पाया जाए तो उसके द्विलिंगी बोलेंगे। तो क्वेश्चन आता है, जैसे मानव, अगर आदमी जो है एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो आदमी जो है एक लिंगी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन करना है तो जनन करना है तो हमको दो चीज की जरूरत पड़ेगा, एक मेल की जरूरत पड़ेगा, एक फीमेल की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कैसा है तो एक लिंगी है। जैसे अब बात किया जाए जानवर, जानवर से गाय भैंस, ये सब किसके अंतर्गत आएगा,
तो एक लिंगी के अंदर आ रहा है, क्योंकि उसको भी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक गाय की जरूरत पड़ता है, एक सांड की जरूरत पड़ता है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, एक लिंगी होगा। पक्षी, पक्षी भी कैसा है, एक लिंगी है। बात किया जाए तो द्विलिंगी किसके बोलेंगे, जैसे केचुआ, केचुआ जिसको हम किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ क्या काम है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने क्या करता है, उसके उर्वरा शक्ति क्या करता है, बढ़ाता है, उसको केचुआ कहा जाता है। अगर बात किया जाए जननांग, हम वही बताए जननांग, जननांग में कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक नर जननांग और एक मादा जननांग। अगर नर जननांग की बात किया जाए तो क्या होता है, इसमें 2 वृषण होते हैं, कई शुक्र अपवाहिकाएं होती है, आदि वृषण होती है, शुक्र वाहिनी होती है, शुक्राशय होती है, मूत्राशय होती है और शिशन होते हैं, जिसको पेनिस कहा जाता है। और बात किया जाए इसका काम क्या है, जैसे मान लिया जाए वृषण, वृषण जैसे यहाँ पर ये क्या है, 2 आकार का क्या है, गोलाकार क्या होता है, एक थैली के आकार संरचना होती है, और ये क्या थैली, क्या बोले, थैली के आकार की एक संरचना होती है। ये क्या है, 2 क्या है, टेस्टिस है, जिसको वृषण कहा जाता है। वैवी वृषण जब आगे जाके मिलती है इसको बोलेंगे ये क्या, वृषण। ये क्या है, वृषण है, क्या बोले, ये कोई क्या है, वृषण है। इसके आगे इसके बाद इसके संपर्क से सटा हुआ कुछ इस आकार के थैली आकार की संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है, ये अधिवृषण। इसके वही लिखे हैं, अगर गोलाकार, थैलीकार, अंडाकार, आप जो भी बोलिए उसे क्या बोला जाता है, वृषण कहा जाता है। वृषण का आकार, इस आकार के यहाँ जो संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। और इसके बाद किया जाए, यहाँ से यहाँ तक इस नली को जो लंबाई है, इस नली को बेस डिफरेंस कहा जाता है। क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक इस नली की लंबाई को बेस डिफरेंस कहा जाता है। तो इसका क्या काम है, तो जब वृषण में उपस्थित शुक्राणु, वृषण में उपस्थित शुक्राणु क्या करते हैं, इस बेस डिफरेंस के होते हुए यहां तक सीसन, इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोले, वृषण में उपस्थित शुक्राणु बेस डिफरेंस से, यानी कि शुक्र अपवाहिका से होते हुए कहां तक पहुंचाती है, सीसन तक पहुंचाती है। और इसके बाद जहां तक बात किया जाए तो सीसन का क्या काम, जिसको पेनिस का क्या काम है, पेनिस का एक ही काम है, शुक्राणु को मादा के जननांग तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आप क्वेश्चन आता है कि नसबंदी से कहेंगे। नसबंदी की बात किया जाए तो फीमेल भी हो सकता है और मेल में, दोनों भी होता है, लेकिन बस अगर अभी चर्चा कर रहे हैं हम मेल का, तो मेल क्या होती है, क्या बोले, इसको बेस डिफरेंस बोला जाता है, इसको क्या बोले, बेस डिफरेंस का बोला जाता है। यही यानी कि शुक्र वाहिका, इसको क्या किया जाता है, इसको काट के, तो क्या बोले, काट के अगर बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु यहाँ तक पेनिस तक पहुंच नहीं पाते, और ये पेनिस मादा के जननांग तक पहुंचा नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, अपने यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी कारण से क्या होता है, ये बांध देंगे, यही बांध, अगर यहाँ पर क्या काट के अगर बांध देंगे, ये क्या बोल देंगे, पुरुष नसबंदी। उम्मीद है सब क्या आपको समझ में आता है। फिर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि अगर पुरुष की बात किया जाए तो कई शुक्राणु, अधिवृषण, शुक्राशय, मूत्रमर और सीसन का भाग लेते हैं। बात किया जाए वृषण, वृषण का आकार की बात किया जाए, अंडाकार, थैलीकार, जो भी आप बोलिए। अगर अधिवृषण, इस भाग को क्या बोलेंगे, वृषण से सटा हुआ भाग को अधिवृषण कहा जाता है। इसका शुक्रवाणु का ये क्या आता है, एक पतला सा नस, जो ये बोले इसे क्या आता है, एक पतला सा नस होती है, जिसके माध्यम से शुक्राणु क्या था, सीसन तक पहुंचती है, और सीसन क्या करती है, मादा के जननांग तक पहुंचाने का काम करती है। अगर बात किया जाए नसबंदी, तो पुरुषों की नसबंदी अगर यही बेस डिफरेंस, यानी कि ये शुक्र वाहिका को काट कर अगर बांध दिया जाता है तो पुरुष नसबंदी कहा जाता है। अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मादा के बारे में बताते हैं। मादा में क्या आता है, 2 अंडाकार होती है, 2 अंडाकार होती है, उसके अंतर्गत फेलोपियन ट्यूब आती है, फेलोपियन नलिका होता है, गर्भाशय होती है, और क्या होते हैं, योनि होती है। जैसे बात किया जाए
थोड़ा सा रफ डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं, उतना थोड़ा सा डायग्राम तो बना नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर गोल आकृति जो होती है इसको क्या बोला जाता है, यानी कि गोल आकार का जो होते हैं अंडाशय बोला जाता है। इसके अंतर्गत अंडाणु का निर्माण होता है। अगर बात किया जाए इस आकार को यहाँ से यहाँ तक जो नली है, यहाँ से यहाँ तक जो नली है, यानी कि यहाँ से जो नली हुआ, यानी इस नली को क्या बोलेंगे, फ्लोपियन नलिका बोलेंगे। और इसके बाद गर्भाशय जिसको बोलते हैं यूट्रस, इस यूट्रस किसे कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ये है, यहाँ से तो बच्चा जो पलता है यहीं पर बोलता है, जिसको हम यूट्रस या गर्भाशय बोला जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा जो नीचे है, अगर नीचे जो भाग होते हैं उसको थोड़ा सा क्या बोला जाता है, योनि बोला जाता है। अब काम क्या है, फ्लोपियन ट्यूब नलिका, यानी कि फ्लोपियन नलिका का काम क्या है, क्या बोले, पुरुष क्या करते, पुरुष से उपस्थित शुक्राणु पहले कहाँ मिलती है, यहाँ आके मिलती है, कहाँ, फ्लोपियन नलिका में मिलती है। वही फ्लोपियन नलिका में क्या जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। अगर कोई पूछ दे कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो अगर निषेचन की क्रिया जो बात किया जाए तो यह फ्लोपियन ट्यूब में यानी कि फ्लोपियन नलिका में होती है। इसके बात किया जाए तो गर्भाशय, जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या आता है, ये सरक के, यानी कि ये सरक के जो यहाँ पर जो क्या है, गर्भाशय अगर जो यहाँ पे है, यहाँ पर जो गर्भाशय है तो यहीं पर आके क्या होता है, बच्चा पलने लगता है। बच्चा क्या होता है, पलने लगता है। बच्चा पलने लगता है कहाँ पे, गर्भाशय में। तो पूरे अगर बात किया जाए 9 महीनों तक तो क्या अपने गर्भाशय में रहती है। इसके बाद क्या होती है, गर्भाशय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरा परिपक्व हो जाता है पूरा शरीर, तो वह शरीर से क्या होता है, बाहर हो जाती है। अब आता है कि मादा जन्म में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन क्या हार्मोन होती है। तो प्रोजेस्टेरोन मतलब होता है प्रोटेक्शन देने का काम करना। प्रोटेक्शन का मतलब हुआ शरीर में बढ़ावा देना। जैसे अगर फीमेल की बात किया जाए, शरीर में उभार मतलब क्या, स्तन का उभार हो जाना, किसका काम, प्रोजेस्टेरोन का काम है। और बात किया जाए रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का क्या काम है, रिलैक्सिन जो हार्मोन होती है, महिला की जो हार्मोन होती है वो क्या होता है, अपने जब माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो उसमें कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का एक क्या काम है, तो एस्ट्रोजन का अगर बात किया जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर जो फीमेल में होती है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उसको क्या करता है, उसको बढ़ावा देने में यानी कि उसको रिलीज करने में उसका काम होती है। तीनों हार्मोन के बारे में क्या करते हैं बता दिए। अगर बात किया जाए तो पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। क्या बोले, पुरुषों की बात किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। तो इसका क्या काम है, तो इसका मेन काम है पुरुषों में दाढ़ी को रिलीज करना, मूंछों का रिलीज करना, शरीर में जो बाल उल होती है किसके कौन हार्मोन से कारण से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सब किसमें अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 3 हार्मोन क्या बोले, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, तीनों का काम आता है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या करता है, उसको हेल्प करना। प्रोजेस्टेरोन का कतला होता है, शरीर में क्या करता है, उभार करना। और रिलैक्सिन का काम है रिलीज करना, मतलब रिलीफ देना। मतलब जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह क्या, रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण होती है, उसको क्या करता है, होती है। चलिए आपको उम्मीद है क्या होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, अभी तक यही उम्मीद है कि अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो भी सेवा होगा करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।